जब नसीब का थप्पड़ पड़ता है ना तो अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं तो था ही अभागा। बात सच कहा था किसी ने कि इंसान जो कुछ करता है उसका फल दुनिया में ही पाता है। अपना किया अपने आगे किसी न किसी रूप में जरूर आता है। मैं जब दरवाजा खोलकर घर में दाखिल हुआ, अच्छा था कि बरामदे का बल्ब बुझा हुआ था। मैंने भी आराम से बगैर आवाज के दरवाजा बंद किया था और आराम आराम से कदम उठाता बरामदे में एक तरफ बने हुए बाथरूम में चला गया था। बाथरूम में जाते ही मैंने सुकून की सांस ली थी। अब मुझे कोई डर नहीं था। थोड़ी देर के बाद बाथरूम से निकलकर मैं अपने कमरे में आ गया था, जहां मेरी बीवी सुकून की नींद सो रही थी। मैंने तंज नजर से उसकी तरफ देखा था और फिर उसकी बेवकूफ़ी पर सर झटका था। रात के 3 बज रहे थे। मेरी बीवी इतनी गहरी नींद सोती थी, उसको पता ही न चलता था कि उसका पति रात रात भर घर से बाहर होता है। वैसे अच्छा था उसकी बेहोशी की नींद मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई थी, वरना शुरू के दिनों में तो मैं काफी परेशान हो गया था कि इसके होते हुए मैं घर से बाहर कैसे जाऊंगा। मैं तो उसको बेहोशी की दवा देने का सोच रहा था, लेकिन जल्दी मुझे हकीकत पता चल गई कि उसको किसी भी दवा की जरूरत नहीं थी। वह तो मुर्दों से भी शर्त लगाकर सोती थी। सुबह भी 4 से 5 मर्तबा आवाज दे देकर जगाना पड़ता था, तब कहीं जाकर उसकी आंख खुलती थी। यह तो मुझे अपने माँ बाप का डर था कि मैं इस वक्त घर आ जाता था। अगर हम अकेले रहते होते तो मैं पूरे यकीन से कह सकता था कि मैं अगर पूरी रात बाहर गुजारने के बाद सुबह के वक्त आकर उसको जगाता तो भी उसको खबर ना होती कि मैं रात में कहाँ था। मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी। मैं अपनी जगह पर लेटा और कुछ ही देर में नींद की गहरी वादियों में उतरता चला गया था। अगले दिन मेरी आंख थोड़ी शोर सुनकर खुली थी। आवाज हुई तो समझ आया कि ये तो रोज का था। पापा अपना गुस्सा मम्मी पर उतारते थे और मम्मी मेरी बीवी को सुनाने लग जाती, क्योंकि झगड़े का वजह सिर्फ मैं था। पापा चाहते थे कि मैं सुबह सवेरे 6 बजे दुकान खोलूं, जबकि मैं सारी रात जागने के बाद कोशिश के बावजूद भी 10 बजे से पहले मेरी आंख नहीं खुलती थी। मम्मी को डांटते कि इसे वक्त पर उठाकर काम पर भेजा करो ताकि रूटीन पकड़े, और मम्मी आगे से मेरी बीवी पर सारा इल्जाम डाल देती और इस बीच में गुस्से की वजह उसकी नींद भी होती। मम्मी उसको कहती कि कितनी बार कहा कि वक्त से सो जाया करो और वक्त पर जागा करो, खुद भी तुम दिन चढ़े तक सोई रहती हो, मेरा बेटा कैसे जागेगा। फिर यह तो तुम्हारा काम है कि पति को वक्त पर उठाकर नाश्ता बनाकर देना और फिर काम पर भेजना, लेकिन तुम्हें तो कोई फिक्र नहीं है। अब कल से मैं न देखूं कि तुम आधे दिन तक सोई पड़ी हो या इसने जल्दी जाकर दुकानें ना खोली हो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी मम्मी कुछ और कहती, मैं जाकर मम्मी के गले लग गया और मम्मी को सुकून करके बीवी को नाश्ता लगाने को कहा। और जो मम्मी की डांट सुनते ही सहम कर खड़ी थी, फौरन से किचन में भाग गई। मैंने मम्मी से रोज की तरह वादा किया कि मैं कल से जल्दी जाऊंगा। मम्मी हर रोज की तरह बहल गई थी, मगर खुद मुझे दूर दूर तक ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था जिस दिन मैं 6 बजे जाकर दुकान खोलता। खैर मम्मी को बहलाना ही था। मैं कमरे में आया और अलमारी से कपड़े लेकर नहाने चला गया। फ्रेश होकर बाहर आया तो मेरी बीवी मेरा नाश्ता टेबल पर रख चुकी थी और खुद एक तरफ हाथ बांधे और नजरें झुकाए खड़ी थी। यह मेरा ही कमाल था कि वो मुझसे जबान लड़ाना तो दूर, मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं करती थी। मैंने शुरू दिन से ही उसको दबाकर रखा हुआ था और पहले ही दिन अच्छी तरह समझा दिया था कि मेरे सामने जबान चलाई या ज्यादा सर पर चढ़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ने में जरा भी देर नहीं करूंगा। इसी बात का असर था कि शादी के 6 महीने गुजर जाने के बाद भी वो मुझसे बात करने में भी झिझकती थी। मैंने उसे देखते ही दिल में दाद दी थी, वरना जब मैं अपने दोस्तों को देखता था अपनी बीवी से डरे होते थे, उनको देख देख कर मुझे बहुत गुस्सा आता था। मेरी नजर में तो ऐसा मर्द कहलाने के लायक नहीं था जिसकी बीवी ही उसकी कंट्रोल में ना हो। खैर मैंने नाश्ता किया और दुकान जाने के लिए घर से निकल आया। 11:45 बजे के करीब होने वाले थे। अगर अभी दुकान पर न पहुंचता तो पापा मेरे पर भड़क जाते। मैं दुकान खोलकर बैठ गया। ग्राहक आना शुरू हो गए थे। बस इक्का दुक्का ग्राहक आ रहे थे। दोपहर को दुकानदारी कमी होती है। दुकानदारी का बेहतरीन वक्त सुबह और शाम का है, इसलिए पापा भी सुबह दुकान खोलने पर जोर देते थे। मगर अब उनको कैसे बताता कि मैं सुबह सवेरे क्यों नहीं जा सकता। दोपहर का खाना मैं दिन में 2 या 2:30 बजे के करीब दुकान पर ही खा लिया करता था। पास ही दूध की दुकान थी और कुछ
फासले पर तंदूर भी था, वहीं से दही, रोटियां और अचार ले लिया करता था। आज भी जब मैं रोटियां लेकर वापस आया तो दुकान के सामने एक लड़की खड़ी हुई थी। उसने दुपट्टे से मुंह ढका हुआ था और पाँव में फटी हुई चप्पल थी। मैंने बड़ी ध्यान से उसे देखा था, वह मुड़ मुड़ कर चारों तरफ देख रही थी। मैंने खाना एक तरफ रखा और उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए, तो उसकी धीमी सी आवाज सुनाई दी। वो 5 किलो आटा लेने आई थी। मैंने एक बार फिर उसको सिर से पैर तक देखा और फिर उसको आटा तौलकर दे दिया। उसने अपने हाथ में मौजूद 150 के मुड़े नोट काउंटर पर रखे और फिर आटा उठाकर भाग गई। मैंने फौरन से नोट खोलकर देखे कि कहीं मुझे बेवकूफ न बना गई हो। नोटों की हालत खराब थे मगर थे असली। मैंने नोट उठाकर गले में डाले और फिर खाना खाने बैठ गया। मैंने रात को 8 बजे के करीब दुकान बंद कर दी। ग्राहक नहीं आ रहे थे और दूसरा मुझे नींद आई हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि घर जाकर खाना खाकर जल्दी सो जाऊंगा और फिर बाहर जाने के वक्त तक मेरी नींद पूरी हो जाएगी। अपनी सोच पर अमल करते हुए मैं कुछ ही देर में घर पहुंच चुका था। मैंने खाना खाया और आकर सोने के लिए लेट गया, जबकि बाकी सब लोग बाहर ही बैठे थे। उन सबको 10 बजे करीब ही सोना होता था और जैसा मैंने सोचा था ऐसा ही हुआ। मेरी आंख मेरे मोबाइल पर होने वाली वाइब्रेशन से खुली थी। घड़ी पर वक्त देखा तो 12:15 बज रहे थे। फोन पर बार बार मेरे दोस्त के कॉल आ रहे थे। मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो एक तरफ मेरी बीवी सो रही थी। मैं कमरे से बाहर निकल आया। अब मैं अपनी मम्मी और पापा को देखकर तसल्ली करना चाहता था, क्या वो भी सो गए हैं या नहीं। अपनी तरफ से इत्मीनान होकर मैं कमरे में आया, फिर वहां से अपनी चादर उठाई, बिना आवाज किए घर से निकल गया। मेरे दोस्त मेरे ही इंतजार में थे। कुछ ही देर में हम अपनी जगह पर पहुंच चुके थे। हम सब बैठकर अपने अपने किस्से सुना रहे थे कि वह अपनी अपनी बीवियों से कैसे बचकर आए हैं और उनको कैसे चकमा देकर निकले हैं। एक दो ने बकायदा बीवियों को नींद की गोलियां देनी शुरू कर दी। मैं सब मामले में गर्दन अकड़कर बैठा हुआ था, क्योंकि उन सब के बीच में अकेला था जिसको न किसी बहाने की जरूरत पड़ती थी और न ही किसी को चकमा देने की। मेरी बीवी थी ही बेवकूफ। उसके जहन में तो कभी भी यह बात न आई होगी कि मैं रातों को घर से बाहर रहता हूँ। मैं मजे से दोस्तों के बीच बैठा अपनी बीवी का मजाक उड़ा रहा था और सबको उसकी कम अकल और उसकी बेवकूफी के किस्से सुना रहा था, यह जाने बगैर कि यहाँ बैठकर मैं किसको बेवकूफ कह रहा था। वो किस कदर समझदार थी और किस कदर अकल रखती थी, इसका अंदाजा मुझे जल्दी हो गया। जब रात बाहर गुजारने के बाद मैं रोज के मुताबिक 3:45 बजे घर पहुंचा तो मेरा नाम सतीश है। मेरी उम्र 35 साल है। मेरा ताल्लुक एक मिडिल फैमिली से है। मेरे पापा सरकारी स्कूल में टीचर थे और मम्मी हाउस वाइफ थी। मेरे मम्मी पापा की शादी बड़ों की मर्जी से हुई थी। जब तक बड़ी कामयाबी से चल रही थी, वो खुश होकर जिंदगी गुजार रहे थे। मेरी पैदाइश उनकी शादी के 2 साल बाद ही हुई। मेरे आने से उनकी खुशियों को 4 चांद लगा दिए थे। सब मेरी बलाएं लेते नहीं थकते थे। मैं बहुत खूबसूरत था और पापा की पहली औलाद था। भी। मम्मी पापा मेरे नखरे उठाते न थकते थे। पापा फख्र से मुझे सबसे मिलाते कि मैं उनका बाजू हूँ, उनके बुढ़ापे का सहारा बनूंगा। वहीं मम्मी भी मुझसे ढेरों उम्मीद लगाए बैठी थी, मगर काश कि उनको खबर होती कि मैं उनके बुढ़ापे में कैसे उनके ख्वाब को खाक में मिलाऊंगा, कैसे उनके नाम को डुबाऊंगा। तो वो पैदा होने के साथ ही मेरा गला घोटकर मुझे मार देते। मगर उनको अंदाजा भी नहीं था कि जिसको अपना फक्र कह रहे थे वही बुढ़ापे में उनका नाम डुबोएगा और सारे जमाने के सामने उनको रुस्वा करवाएगा। मैं एक तेज और अच्छा बच्चा था। स्कूल में हमेशा अच्छे नंबरों से पास होता था। मेरे 3 साल बाद मेरी बहन की पैदाइश हुई थी, जिसका नाम मम्मी ने पूजा रखा था। मैं और मेरी बहन सरकारी स्कूल में ही पढ़ते थे। मैं और मेरी बहन पापा की स्कूल में ही 10वीं तक पढ़े थे। मैं बहुत सख्त और गैरतमंद था। स्कूल में चलो मैं और पापा दोनों ही होते थे, मगर कॉलेज घर से काफी दूर था, इसलिए मैंने पूजा के जिद के बावजूद भी उसका कॉलेज में एडमिशन नहीं करवाया। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था वहाँ सिर्फ लड़कों का कॉलेज था। यूँ मैंने घर में पहला फैसला किया और सबको मेरा फैसला मानना पड़ा। मेरा तो सीना चौड़ा हो गया। मुझे कॉलेज जाते 4 साल हो गए थे। इस दौरान मैं जिन लड़कों के संगत में बैठ रहा था, मैं भी उनके जैसा हो गया था। रोज प्राइवेट पढ़ाई थी। मैं सुबह सवेरे घर से निकल जाता, कॉलेज के नाम पर सारा दिन दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता और शाम होने से पहले घर आ जाता। वक्त गुजरता जा रहा था। मेरा कॉलेज में आखिरी साल चल रहा था।
मैंने पापा से जिद करके 10वीं के बाद ही मोबाइल फोन ले लिया था। मेरी पूरी पूरी रात मोबाइल फोन पर लड़कियों से गप्पे लड़ाने में ही गुजरती थी। यही मेरे दोस्तों का और मेरा आदत बन चुका था। मोहल्ले से निकलते ही हम गैरत का चोला निकाल फेंकते थे और हर आने जाने वाली लड़की पर लाइन मारते। कुछ तो बेचारी डर कर रास्ता ही बदल लेती थी और कुछ हमारी तरह ही होती थी जो दोस्ती करने में फक्र महसूस करती थी। हम लड़कों को भी जैसे और कोई काम ही नहीं था, बस लड़कियां सेट करने और दूसरों के आगे डिंग मारने की। मेरी इतनी लड़कियों से दोस्ती है, इतनी मेरे साथ सेट हैं। कुछ बेचारी मासूम होती, उनको हम आए रोज किसी न किसी तरह से ब्लैकमेल करते रहते थे, मगर हम नहीं जानते थे कि हम किस दलदल में घुसते चले जा रहे हैं जिससे बाहर निकलने का कोई चारा नहीं। एक दिन इसी आदत में रात में मोबाइल पर बिजी था जब मुझे मेरे दोस्त की कॉल आई। इतनी रात को उसकी कॉल देखकर मुझे परेशानी हुई थी कि आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि यूं आधी रात को उसने कॉल की हो। मैंने परेशानी से उठकर फोन को कान से लगाया। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि जल्दी से घर के बाहर आओ, कहीं जाना है। मैं एकदम घबरा गया था। दिन में मैं जैसा भी था, पर रात में मैं बाहर न गया था। मैंने मना करने की कोशिश की तो दूसरी तरफ से मुझे हंसने की आवाज सुनाई दी। मेरे दोस्त मुझे मम्मी डैडी का बच्चा कह रहे थे। अब बात मेरी इज्जत की आ गई थी। अगर मैं न जाता तो सब यूं ही सारी जिंदगी मेरा मजाक उड़ाते रहते। तभी मैंने बाहर जाने का फैसला किया, जो कि ठीक तो था, मगर मैं इस बात से बेखबर था कि दोस्तों के साथ जाकर मैंने जो नाक ऊंची करनी थी, एक वक्त में वही नाक मुझसे जमीन पर रगड़ाई जानी थी। मगर मैं इस बात से बेखबर था, सो जल्दी से तैयार हुआ और एक नजर पूरे घर पर डाली। फिर दबे पांव से घर से बाहर जाने लगा। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, माथे पर खौफ का पसीना चमकने लगा था। अगर उस वक्त मुझे मम्मी पापा ने बाहर जाते देख लिया तो मेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। मगर फिर खुद को मजबूत बनाते दरवाजा खोलते मैं घर की दहलीज पार कर गया था, जहाँ कुछ दूरी मेरे दोस्त खड़े थे। मैं सीधा उनके पास गया था, मगर उनके पास पहुंचने से पहले अपने माथे से पसीना साफ करना नहीं भूला था। मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि इस वक्त आधी रात को उनको किस पागल कुत्ते ने काट लिया है जो यूं गर्म बिस्तर छोड़कर इस सर्दी में खड़े हैं। तो मेरे दोस्त कहकहा लगाकर हंस दिए। फिर बोले, फिक्र ना करो, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ का माहौल भी गर्म है, तुम्हें गर्म बिस्तर छोड़ने का अफसोस नहीं रहेगा। खैर, हम सब गाड़ी में बैठे और उस जगह पर चल पड़े। तकरीबन आधे घंटे के सफर के बाद गाड़ी एक फार्म हाउस के सामने रुकी और मैं गाड़ी से उतरकर दोस्तों के साथ अंदर जाने लगा। मेरा ज़मीर बार बार मुझे चीख चीख कर अंदर जाने से रोक रहा था, मगर मैंने अपने ज़मीर की आवाज़ को किनारे कर दिया और अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, मेरी आंखें हैरत से फटने वाली हो गई थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वहां बाकायदा लड़कियों की महफिल सजी हुई थी। 3 लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहने गाने की आवाज पर ठुमका लगा रही थी। यहाँ भी मेरे ज़मीर ने एतराज किया, लेकिन मैंने न सुनी और एक तरफ जाकर बैठ गया। वहीं बैठे बैठे मैंने सिगरेट सुलगा ली और पीने लगा। सिगरेट मैंने इंटर में ही शुरू कर दी थी। मेरे दोस्त सिगरेट फूंकते और महफिल देखने में मगन थे, मगर वह साथ ही साथ छिड़खानी भी कर रहे थे। यह मेरा महफिलों में पहला तजुर्बा था। मैं ज्यादा देर वहां बैठ न सका। मुझे घर की फिक्र खाए जा रही थी और अजीब सी बेचैनी थी। इस बेचैनी को दूर करने के लिए मैं 1 घंटे के बाद अपने घर में मौजूद था। घर में दाखिल होते ही एक सर्द हवा का झोंका जो ही जिस्म से टकराया, मुझे एकदम से सुकून आ गया। मैंने खुद से तय कर लिया कि अब दोबारा वहां नहीं जाऊंगा, मगर अगले दिन फिर से अपने फैसले से मुकर चुका था। वक्त के साथ साथ मुझे लत लग चुका था। अब मैं बगैर किसी के बुलाए वहां चला जाया करता था। वहां कुछ हसीनाएं तो अपनी मर्जी से आती थी, जबकि कुछ मजबूर, अनाथ, लाचार और बेबस होती थी। मैं और मेरा दोस्त उनकी बेबसी और लाचारी का खूब फायदा उठाते थे। बात सिगरेट तक नहीं थी, बल्कि हम लोग अब बाकायदा पाउडर इस्तेमाल करने लगे थे। नशे की बुरी लत ने हमारी हालत कुछ ही दिनों में खराब कर दी थी। मेरी पढ़ाई में पूरे हुए भी 2 साल का समय गुजर चुका था, मगर अभी तक मुझे कोई नौकरी नहीं मिली थी। इसकी एक वजह शायद यह भी थी कि मैं कोई नौकरी करना ही नहीं चाहता था। कुछ अरसे बाद मैंने किराना स्टोर खोल लिया था, क्योंकि घर में पापा नौकरी के लिए बोलते रहते थे, तो उनसे बचाव के लिए मैं दुकान खोलकर बैठ गया कि चलो, नाम का ही सही, बिजनेस तो था। उन्हीं दिनों घर में बहन के रिश्ते आने लगे। जब मम्मी ने बहन के मामले में मेरी राय लेनी चाही तो मुझे खुद पर बहुत फक्र हुआ। यूं एक जगह मेरी बहन की बात पक्की कर दी गई। इसके साथ ही न जाने पापा को क्या सूझी कि उन्होंने मेरा रिश्ता भी एक जगह तय कर दिया।
मुझे इस मर्तबा बहुत गुस्सा आया था क्योंकि पापा ने इस मर्तबा मुझसे मेरी कोई राय नहीं ली थी। मैंने बहुत बवाल मचाया कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि शादी का मतलब था मुझसे मेरी आज़ादी का छिन जाना। शादियों का अंजाम मेरे सामने था। मेरे कुछ दोस्त पक्के जोरू के गुलाम बने हुए थे। शादी से पहले जो बेफिक्री से हर तरफ आते जाते थे, हर बात में अपनी मर्जी करते थे, अब वो पूरी तरह अपनी बीवियों के हुक्म के गुलाम थे। बस इसी वजह से मैं शादी के नाम से चिढ़ता था, मगर पापा के सामने मेरा कोई दाव नहीं चला था। यूँ मेरी बहन की शादी से 1 महीना पहले मेरी शादी कर दी गई। 1 हफ्ते तक मेरी रूटीन बहुत डिस्टर्ब रही थी, मगर उसके बाद मैं अपनी बीवी की तरफ से बेफिक्र हो गया कि वह काफी आज्ञाकारी थी। मैंने उसे सिर्फ एक मर्तबा समझाया था कि मुझे फिजूल बोलने वाली और सवाल पूछने वाली औरतें से बहुत नफरत है, इसलिए मेरे सामने अपना मुंह बंद रखे, और वो मेरी बात मान भी गई थी। ये मेरी शादी के 10 दिन की बात है। मेरी बीवी मायके गई हुई थी। मैं सुबह सोकर उठा। हाथ मुंह धोने के बाद मैंने अपनी बहन से कहा कि मुझे नाश्ता कमरे में ही ला दो। कुछ देर के बाद मेरी बहन नाश्ता लेकर कमरे में आ गई थी। मैं नाश्ता करने लगा जबकि वो मेरे पास बैठ गई। मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा और पूछा, कोई काम है? तो इधर उधर देखने लगी और फिर आखिर हिम्मत करके बोली पड़ी। उसके बाद सुनने के बाद एक पल लगा था मेरा पारा आसमान तक पहुंचने में। मैं उसको गुस्से की नजरों से देखने लगा। मुझे उसकी दिमागी हालत पर शक हुआ। शादी में भी 20 दिन रहे थे और वो शादी करने से इनकार कर रही थी। मैंने बहुत गुस्से से उसे कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब नहीं हो गया? क्या बकवास कर रही हो? तो वो रोने लगी और कहने लगी, भैया प्लीज पापा को कहो कि उन लोगों को मना कर दें, मैं वहाँ शादी नहीं करना चाहती। मैंने अपनी बहन की बात सुनकर उसके गाल पर कई थप्पड़ दे दिए थे। और फिर शादी 20 दिन बाद होनी थी तो वो मैंने 1 हफ्ते के अंदर ही करवाकर उसको विदा कर दिया। वो बहुत रोती रही थी। उसने मेरी मिन्नतें की, मुझे वास्ते देती रही, मगर मेरी गैरत आड़े आकर उसकी एक न सुनी। विदाई से पहले उसने मुझे जो बात कही उसने पूरी छत मेरे सर पर। मैं अपनी तरफ से सब राज छिपाए हुए था, मगर मेरी बहन मेरे बारे में सब कुछ जानती थी। उसने मुझे कहा कि भाई तुमने मेरे साथ जो किया सो किया, मगर भाभी के साथ ऐसा ना करो। भाभी तुमसे मोहब्बत करती है, उसको धोखा मत दो, बाज आ जाओ। तुम जो कर रहे हो ये सब गलत है, सही नहीं है। क्यों बेबस लोगों की आह ले रहे हो? उसकी बात सुनकर एक लम्हे मुझे खुद से शर्मिंदगी महसूस हुई थी, मगर ये सभी एक ही लम्हे की थी। मैं जो सबके सामने शरीफ का किरदार बनाया हुआ था, उस किरदार का खोखलापन मेरी बहन के सामने खुल गया था। मगर अब उसे कौन सा इस घर में रहना था? मैंने उसकी बात को बातों बातों में ही उड़ा दिया था। मैं शराब और नशे की लत में लगकर अब हराम काम करने लगा था। भगवान ने मुझे इतना अच्छा रिश्ता दिया हुआ था, मगर इसके बावजूद मैं बाहर हराम मुंह मारता फिरता, क्योंकि मुझे हराम खाने की लत लग चुकी थी। हलाल का जायका कहाँ मालूम होता। अब तो हम दोस्त अपनी हवस के लिए लड़कियों को भी अगवा करने लगे थे, फिर उसके बाद उनको ब्लैकमेल करते। वो मारे डर के किसी को कुछ न बताती थी, मगर बद्दुआएं जरूर देती थी। भगवान तुम्हारा किया तुम्हारे आगे लाए, तुम्हारे साथ यह हो, तुम्हारे साथ वह हो। मगर हम जैसे शैतानों पर उनकी बद्दुआएं क्या असर कर सकती थी? लेकिन कहते हैं ना, जब किसी के दिल से आह निकलती है तो सीधे भगवान तक जाती है। वो आह निकल चुकी थी। हमारे गुनाहों के घड़े भर चुके थे। अब हमारे बुरे काम के हिसाब का दिन आ गया था। उस रात जब मैं दोस्तों के बीच बैठा अपनी बीवी की बुराइयां करने के बाद घर में दाखिल हुआ तो किसी गैर मामूली चीज का एहसास हुआ, और यह था कि आज मेरी बीवी जाग रही थी। ना सिर्फ जाग रही थी बल्कि मुझे देखते ही आकर मेरे कदमों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी कि प्लीज ये सब कुछ छोड़ दो, गुनाह के रास्ते पर मत चलो। तुम मुझसे खुश नहीं हो तो दूसरी शादी कर लो, मगर यूँ गुनाह मत करो। किसी को पता चल गया तो कोई क्या कहेगा? उसने आज पहली मर्तबा मेरे सामने जबान खोली थी। उसकी बातों से पता चला था कि वो पहले से सब कुछ जानती है। एकदम से मेरा दिमाग घूम गया। मैंने फौरन से दरवाजा लॉक किया और उसे मारना शुरू कर दिया। वो मेरी मिन्नतें करती रही, मगर मुझे उस पर तरस न आया। मैं तब तक उसे मारते रहा जब तक मेरा गुस्सा नहीं उतरा, यह जाने बगैर कि उसका वजूद मेरे गुस्से का निशाना बने इस दुनिया से जा चुका है। मैं उसको वहीं छोड़ सो गया। जब सुबह आंख खुली तो देखा कि वो अब तक रात वाली जगह पर पड़ी हुई थी। मैंने गुस्से से उसे उठाकर खड़ा किया, मगर वह अगले ही लम्हे जमीन पर गिर गई। मैंने फौरन से उसकी नब्ज चेक की। उसका ठंडा पड़ा हुआ शरीर मुझे उसकी मौत की खबर दे चुका था। मैंने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर झांका। पापा स्कूल को चले गए थे, मम्मी भी शायद पड़ोस में गई थी। मैंने मौके का फायदा उठाया और घर के एक तरफ कब्र खोदकर अपनी बीवी को दफना दिया
और फिर आकर इत्मीनान से नाश्ता करने लगा। कुछ ही देर बाद मम्मी घर आ गई। उसने बहू का पूछा तो मैंने मक्कारी से कह दिया कि उसकी माँ की सेहत खराब थी, इसलिए अपने घर गई है। मम्मी को उसके अकेले जाने पर हैरानी हुई थी। तभी मैंने कहा कि मैंने खुद रिक्शे में बिठाया है, वो चली गई होगी। मैं नाश्ता करके दुकान पर आ गया। मैं पहले जितना ही सुकून था, क्योंकि मेरा जमीर मुर्दा हो चुका था। इतनी कि मैं शराबी कातिल होने के बावजूद आराम सुकून से घूम रहा था। मुझे किसी किस्म का कोई गिल्ट, कोई शर्मिंदगी नहीं थी। और तो और जब 2 दिन बाद भी मेरी बीवी घर न आई तो मैंने मम्मी पापा के सामने इजहार किया और उसके घर कॉल करके उसके बारे में पूछा। उनका जवाब मेरी सोच के मुताबिक आया था कि वो तो आई नहीं। बस फिर क्या था, मैंने कहानी पहले से ही तैयार कर रखी थी। मैंने अपनी तरफ से उसकी सारी तरफ तलाश शुरू कर दी, लेकिन वो जिंदा होती तो मिलती ना। मैंने सबके सामने ये शो किया कि वो किसी के साथ भाग गई और दोबारा इस घर में उसका नाम न लिया जाए। यूं कुछ दिनों में मामला ठप हो गया और मैं रोजाना के मामूल पर आ गया। उस दिन भी गरीब लड़की आटा लेने आई। मैं उसका जायजा लेता रहा। वह हर तीसरे या चौथे रोज आटा लेने आती थी। यूं ही एक दिन जाने मुझे क्या सूझी कि जब वो दुकान पर आई तो मैंने उसके कान में कहा कि अगर 50 किलो मुफ्त आटा चाहिए तो मेरे साथ एक रात गुजारो। रात को 12 बजे दुकान पर आ जाना। मैंने अपनी तरफ से सोचा था कि शरीफ लड़की है, मना कर देगी, उससे जान छूट जाएगी। आटे के साथ वो छोटी मोटी चीजें उधार लेकर जाती रहती थी, जिसका बिल 2500 से ऊपर हो गया था। मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, मगर उसकी बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई। वो रात में आने के लिए राजी हो गई थी। मैंने आधी रात को दुकान पर आने को कहा। उसके जाने के बाद अपने दोस्तों को नए शिकार के बारे में बता दिया। वो भी रात को दुकान पर आ गए थे। रात को ठीक 12 बजे वो लड़की दुकान पर आई। मैंने उसके अंदर आते ही दुकान का शटर बंद कर दिया था। वो लड़की 4 लड़कों को देखकर जरा से भी न घबराई थी और अजीब सी नजरों से हम चारों को देख रही थी। मगर जैसे अपने चेहरे से नकाब उतारा, मेरे ऊपर क्यामत टूट पड़ी। मेरे दोस्त हवस भरी नजरों से सामने खड़ी लड़की को देख रहे थे, जबकि मैं तो मारे शर्मिंदगी के नजर उठाने के काबिल भी न रहा था। इतनी ही देर में दुकान का शटर खुला और आने वाली हस्तियों को देखकर हमारे पसीने छूट गए। सामने ही मेरे मम्मी पापा के साथ मेरे दोस्तों के माँ बाप और बीबियां भी थीं। सामने खड़ी लड़की को देखकर मेरे जहन में उन लड़कियों की बद्दुआएं गूंजने लगी कि एक दिन आएगा, जो कुछ तुम कर रहे हो सब तुम्हारे आगे आएगा। और आज वो दिन आ गया था। वह गरीब लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी सगी बहन थी। हम अपने माँ बाप के सामने नजर उठाने के काबिल न रहे थे। मेरी बहन ने कहा कि मैंने तुम्हें कितना समझाया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम भाभी के साथ गलत करते रहे। उधर मेरा पति भी तुम्हारा ही परछाई निकला। वो भी बाहर मुंह मारने का आदी था। अगर कभी मैं घर में बताने को कहती तो वो मुझे भी धमकी देता, जो तुम भाभी को देते थे कि अगर उसने किसी को कुछ कहा तो तुम उसे तलाक दे दोगे। और वो भी मुझे रोज मार पीट कर तुम्हारी दुकान पर भेजता कि सौदा लेकर आओ, क्योंकि वह खुद कोई काम नहीं करता था। इसलिए तुम्हें मना करती थी कि ना लो किसी की बद्दुआ। मगर आज देख लिया ना इसका अंजाम। इतने में पुलिस आई और मुझ समेत मेरे दोस्तों को कैद करके ले गई। मेरे दोस्तों को 5-5 साल की कैद हुई, जबकि घर से बीवी की लाश मिल जाने के बाद मेरा कत्ल का जुर्म साबित हो चुका था। मुझे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तब से अब तक जेल में हूँ। मेरी सजा के 8 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इससे खतरनाक और तकलीफदेह सजा वो है जो मुझे घर वालों ने दी। मैंने माँ और बहन के कदमों में अपना नाक रगड़ लिया था, मगर उन्होंने मुझे माफ न किया था। करते भी कैसे? मेरी वजह से मैंने उनको किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा था। बहन की तलाक हो गई थी और मेरे घर वाले शहर बदलने पर मजबूर हो गए थे। मैं रोज भगवान से अपने गुनाहों की माफी मांगता हूँ। काश कि भगवान मुझे माफ कर दे, और यही उम्मीद मुझे अपने घर वालों से है। न जाने वो मुझे माफ करेंगे भी या नहीं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।